हेलो बच्चों। तो आज लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को मान के चलिए जेई एडवांस के लेवल पे जाएंगे तो 50% के लेवल पे आएगा। इसमें क्या रहा है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैन की जो स्पीड है रिस्पेक्ट टू रिवर 3 मीटर पर सेकेंड है। एक्स एंड वाई आर एक्सिस आर ड्रॉन अलोंग द नॉर्मल टू द बैंक ऑफ द रिवर। आप देख रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया गया। फ्लोइंग टू राइट विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, रिवर स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। द मैन स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम द ओरिजिन at t बराबर 0 सेकेंड। Assume size of the man to be negligible. Find the equation of locus of all possible point where the man can reach as t equals to 1 second. 1 सेकेंड में ये जो पर्सन है वो जिस कोऑर्डिनेट पे होगा उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा उन्होंने पूछ रखा है। चलो, तो भी हमारी 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ना प्रोजेक्शन नहीं होता है, याद करो नहीं। ओके, एक्स और वाई में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। चलो ट्राई करता हूं। सपोज करो ये पर्सन यहां से स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल वर्टिकल से मान लो थीटा है और VMR कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है, लिख लिया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम निकालनी है तो रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दीजिए 1। इन दोनों का सम जो आएगा वो पर्सन की वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम में। तो एक काम करते हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी दैट इज 3 cos थीटा। सॉरी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी 1 + 3 sin थीटा, ये बनेगा। ठीक है, और थीटा इज द कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Find the equation flowing into the right with the ओके। तो x की वेलोसिटी आ गई इतनी, लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि ये पर्सन इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्टार्ट करे मोशन या किसी भी एंगल पे स्टार्ट करे, वो एंगल कांस्टेंट है। वो एंगल बदल रहा है ऐसा नहीं, वो एंगल कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर थीटा कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको आप लिखेंगे dx/dt और इसको 1 + 3 sin थीटा इंटू dt कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैंने आगे बढ़ाया, एक इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, और t की वैल्यू 0 पे x कोऑर्डिनेट 0 है और t टाइम पे मैंने x कोऑर्डिनेट को x मान लिया। अच्छा, वो t भी तो 1 सेकेंड है ना, पूछ रहा है कि 1 सेकेंड पे कहां पे होगा, 1 सेकेंड पे कहां पे होगा। तो t बराबर 1 सेकेंड पे मैंने इस x को x लिख लिया। ठीक है, अब कर दो इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा x इज इक्वल टू ये dt का इंटीग्रेशन t बनेगा, लिमिट रखोगे 1 to 0 तो 1 आ जाएगा प्लस 3। अच्छा, साइन थीटा एक कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर एंगल पे घूम रहा है। ठीक है, मतलब मोशन अगर स्टार्ट किया थीटा पे तो थीटा पे ही मूव करेगा रिवर के फ्रेम में, और अगर ऐसे स्टार्ट किया तो फिर ऐसे ही मूव करेगा। वो थीटा कांस्टेंट है, एक रिवर के साथ जो एंगल बन रहा है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रखेगा। उस केस में क्वेश्चन पूछा गया। तो साइन थीटा को बाहर रहने दो और dt का इंटीग्रेशन अगेन क्या बनेगा t, एक तरह से 1 + 3 sin थीटा कांस्टेंट ही तो है, तो ये 1 + 3 sin थीटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसको आप सीधे क्या लिख सकते हो, 1 + 3 sin थीटा इंटीग्रेशन dt लिमिट 0 से 1। तो इसका इंटीग्रेशन x बनेगा, ये कांस्टेंट है बाहर और dt का इंटीग्रेशन 1, तो इसको लिख लिया 1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहां से अब मैंने क्या किया, अब y
वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पे आते हैं। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी वाई होगी इस 3 का कॉस कंपोनेंट, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। अब इसको मैं dy बाई dt लिख सकता हूं, तो 3 cos थीटा इंटू dt, एक बार थीटा फिर कांस्टेंट है, रिवर के साथ एंगल कांस्टेंट है, तो t बराबर 0 पे y कोऑर्डिनेट 0 है और 1 पे ये y हो जाएगा, इससे y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3 cos थीटा, बस ये आएगा। अब मैंने क्या किया ना, इसको इधर भेज दिया और मैं चाहता हूं थीटा को एलिमिनेट करना, लोकस निकालना, मतलब x और y में डायरेक्ट रिलेशन निकालना है, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा y का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 का स्क्वायर, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर। एंड दिस इज लोकस एट 1 सेकेंड, जिसपे ये पर्सन मोशन कर रहा होगा। सर 3 का स्क्वायर करने के बाद ना ये तो 9 ही बनेगा ना, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो पूछा गया था कि 1 सेकेंड पे बताइए इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉसिबल पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो t बराबर 1 सेकेंड पे ये इस लोकस को फॉलो कर रहा होगा। अगर हम x की वैल्यू अलग प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू अलग आएगी, और x और y का जो रिलेशन है वो बताएगा कि कितने एंगल पे मोशन स्टार्ट किया है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैंने कैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, सिंपल, x प्लस निकाली, इंटीग्रेट कर दिया, y की निकाली, इंटीग्रेट कर दिया, और थीटा को एलिमिनेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है कि a man starts swimming at a time t बराबर 0 from a point A on the ground and he want to reach the point B directly opposite to the point A. His velocity in still water is 5 मीटर पर सेकेंड। तो इंफॉर्मेशन, अच्छा इस क्वेश्चन का लेवल पे लिख दूं अलग से। इस क्वेश्चन का जो लेवल है ये 50% है, 50% लेवल पे। A man starts swimming at t barabar 0 from point A on the ground and he want to reach the point B directly opposite to the A. His velocity in still water is VMR, उन्होंने दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, and width of the river is 48 मीटर है। रिवर फ्लो वेलोसिटी इज यू वैरी विद द टाइम, रिवर की वेलोसिटी जो है इस फंक्शन को गवर्न कर रही है। He always try to swim to the particular fixed direction with river flow, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन। यही प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, वो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर है, ठीक है, मतलब जिस पे स्टार्ट किया मोशन उसी पे मोशन करता रहेगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच शुड मेक स्ट्रोक एंड टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो उसको कुछ इस अब यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचना है तो उसको कुछ ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। अब वो स्ट्रोक, ये वाला एंगल कह रहा है। और एक और बात, ये जो एंगल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, एंगल कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिवर के एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो मैंने क्या किया ना, इसी को जनरलाइज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे है, जब यहाँ पे होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये तो ग्राउंड फ्लोर में वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी है, वो कुछ ऐसे तय करेगा, ऐसे तय करेगा, और ये जो वेलोसिटी होगी दैट इज 5 वर्टिकल के साथ मान लो एंगल थीटा है, और ये कांस्टेंट रहना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, और इसमें रिवर की स्पीड ऐड कर दो दैट इज t/2 ऐड कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट इस पाथ पे टेंजेंट बनना चाहिए, ठीक है। ओके, और थीटा ये फिक्स है। एक काम करता है, तो रिवर की वेलोसिटी ये लिख लिया, VMR ये लिख लिया, और वर्टिकल डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा दिखा दिया। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करते हैं। अच्छा, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी दैट इज नथिंग बट ये बनेगा t/2, और इसका कंपोनेंट इधर आएगा, दैट मीन्स t/2 माइनस 5 साइन थीटा, ये बनेगा। देखो 5 के वाला कंपोनेंट साइन थीटा इधर बनेगा, तो t/2 माइनस 5 साइन थीटा, ये भी एक्स बन गया। ओके, अच्छा एक चीज और है कि यहां से यहां तक आते समय इस मोशन में आपका एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0,
एक्स का फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है। ये काम करते हैं, इसको कर दो इंटीग्रेट, dx बाई dt लिखेंगे इसको, dx बाई dt, और इस dt को इधर भेज दीजिए। ये बनेगा dx इज इक्वल टू t बाई टू इंटू डी टी माइनस 5 साइन थीटा, बट इज द कॉन्स्टेंट ना, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे। t वैल्यू बराबर 0 पे x की वैल्यू x है, तो यहां से x का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट इज टी स्क्वायर बाई टू, तो बनेगा t का स्क्वायर बाई टू दैट इज 4 टी स्क्वायर बाई टू, और ये बनेगा माइनस 5t साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो काम मैंने यहां किया है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप, कॉन्सेप्चुअल तो नहीं करोगे कहोगे ठीक क्वेश्चन है। अब यही काम वाई डायरेक्शन करेंगे। अच्छा, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इसकी, वो कुछ और नहीं, इस 5 का कॉस का मोमेंट बनेगा 5 cos थीटा, दिस वन इज द 5 cos थीटा। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, यहां से dy बाई dt लिख देंगे, तो dy बाई 5 cos थीटा इंटू डी टी, नाउ इंटीग्रेशन, t बराबर 0 पे y 0 है, और t टाइम पे y कोऑर्डिनेट को फिलहाल y मान लो, इससे y की वैल्यू हो गई 5t cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया। अब चूंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया ना, देखो इसमें x की वैल्यू 0 करनी है मुझे फाइनली, तो इससे t एक 0 आएगा और एक t थीटा में रिलेशन आएगा, आंसर चांस आएगा नहीं, तो एक और यहां से मुझे हेल्प लेना पड़ेगा बात को समझने के लिए, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कितना 48 मीटर है, तो इस फंक्शन में अगर मैं y की जगह पे 48 रखूं तो मुझे वो t मिल जाएगा कि कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगा। नहीं, यहाँ पे 48 रखो, 48, तो y की जगह पे मैंने 48 रखा, एंड दिस इज 5t cos थीटा, ये वो t नॉट है जितने टाइम में इसको क्रॉस करेगा। अब एक चीज और देखिए, ये x की जगह पे क्या होगा 0, भाई t नॉट टाइम में इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो आप x जगह पे 0 प्लेस करेंगे, तो x के जगह पे जब 0 प्लेस करेंगे 0, तो ये बनेगा t स्क्वायर बाई 4, t स्क्वायर बाई 4 माइनस 5t साइन थीटा, माइनस 5t साइन थीटा। अब ये टी नॉट है बेसिकली, तो यहां से एक तो टी नॉट का रूट 0 आता है, एंड जो दूसरा टी नॉट का रूट आएगा वो आएगा आपका, इस इधर भेज दीजिए, बनेगा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू टी नॉट बाई 4, तो ठीक है, तो यहां से आपको टी नॉट की वैल्यू मिल गई कितनी 20 साइन थीटा। अब इसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया, तो 48 इज इक्वल टू 5 एंड दैट इज 20 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल गया। तो यहां से मैं साइन 2 थीटा का टर्म आ जाएगा, साइन 2 थीटा का टर्म बनेगा, ये 50 है ना, तो बन गया 48 अपॉन 50, तो साइन 2 थीटा इज 48 अपॉन 50। अब ये क्या कह रहा है देखिए, ओके, तो अब मैंने क्या किया, ये देखो कितना आ गया, दिस इज द 24 अपॉन 25। इसको थोड़ा बैक पेज पे चले जाओ, 24 बाई 25 का साइन इनवर्स 74 है, दैट मीन्स ये जो 2 थीटा आ रहा है दैट इज नथिंग बट 74 डिग्री। तो कोई पूछे थीटा कितना होना चाहिए, आंसर इज 37 डिग्री। इसका मतलब कि ओके, तो डायरेक्शन इन विच should make stroke and time taken by man to cross the river। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो मैं कहूंगा कि वर्टिकल डायरेक्शन से 37 डिग्री। कोई पूछे रिवर के डायरेक्शन से क्या एंगल बनेगा रिवर से, तो ये 90 और ये 37 का मतलब तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अल्फा, अल्फा इज 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री विथ रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो के साथ उसको इतना एंगल बनाना पड़ेगा। अब अगला क्या कह रहा है, टाइम टू टेकन टू मैन द क्रॉस द रिवर। इसको क्रॉस करने में मैन को कितना टाइम लगेगा, को आप निकाल चुके हो ना, एक्चुअल में आपने थीटा निकाल लिया 37, उठा के यहां पर रख दीजिए, आपको टाइम आ जाएगा। द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज
20 साइन 37 डिग्री। आई थिंक आप समझ रहे होगे। 20 साइन थीटा की जगह पे 37 रख दिया तो ये बनेगा 20 एंड दिस इज 3/5 तो 12 सेकेंड। एक तो आंसर आपको यही मिल गया, इतने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था एक अल्फा 90 प्लस 37 डिग्री, ठीक है, विद द रिवर फ्लो डायरेक्शन, और एक इतना था। आप समझ गए होंगे। देखो ये सब सीखा करो, ये जरूरी है, एग्जाम में आएगा, सही में आएगा। अब कह रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ, जिस पाथ की ट्रेस करेगी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो देखो ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। थीटा फिक्स है, ये इक्वेशन है एक्स बराबर इतना और ये है इतना। थीटा की वैल्यू में प्लेस कर दें तो इससे इक्वेशन आएगा y बराबर 5t cos 37 डिग्री एंड इट इज 4/5 दैट इज 40। सिमिलरली x का इक्वेशन क्या बनेगा, जो x का इक्वेशन बनेगा t² by 4 माइनस 5t sin थीटा sin 37 डिग्री 3/5। देखो sin 37 3/5 ये बन जाएगा x इज इक्वल टू t² by 4 माइनस 3t। अब यहां से इस पहले इक्वेशन से t बराबर आएगा आपका y/4। देखो y बराबर 4t तो t बराबर इतना, उठा के यहां पर रख दो तो x इक्वल हो गया 1/4 इंटू t के जगह पे y/4 का होल स्क्वायर माइनस 3:y/4 एंड दिस इज आंसर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसको ये फॉलो करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली यही इक्वेशन है, यही पाथ है जिसको फॉलो कर रहा है। एंड दिस इज द, ये एक तरह से पैराबोलिक है, पैराबोलिक ही y का क्वाड्रेटिक है तो y के साथ पैराबोलिक चल रहा है। ओके, इसके बाद आता है इस क्वेश्चन पे, कर अ चाइल्ड इन डेंजर्स ऑफ ड्राइंग इन अ रिवर, और इसको भी मैं 50% के लेवल पे रखूंगा। मतलब मैं एक तरह से कहोगे ये 60% लेवल पे, फिर भी मैं 50 रख रहा हूं। कह रहा है कि अ चाइल्ड इज डेंजर ऑफ द ड्राइंग इन अ रिवर इज बीइंग कैरिड डाउन स्ट्रीम बाय द करंट दैट फ्लो यूनिफॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 16/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिवर फ्लो की स्पीड है 16/3 मीटर पर सेकेंड, रिवर की स्पीड है। द चाइल्ड इज 1600 मीटर फ्रॉम द सोर्स, चाइल्ड यहां पे है, यहां से 1600 मीटर की दूरी पे है, एंड 800 मीटर फ्रॉम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम हेलीपैड, हेलीपैड से 800 मीटर की दूरी पे है। When a rescue helicopter set out, the helicopter follow the same direction through the motion. Okay, if the helicopter proceed at the maximum speed of 80/3 meter per second with respect to the air, and air is blowing with velocity 4 meter per second perpendicular to the river flow. रिवर का फ्लो ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। हेडिंग एट व्हाट एंगल विद द सोर्स शुड द हेलीकॉप्टर टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर को किस डायरेक्शन में टेक ऑफ करना चाहिए, तो उसको ऐसे टेक ऑफ करना चाहिए ताकि वो सीधे इस पर्सन तक पहुंच जाए, पर्सन तक पहुंच जाए। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो क्योंकि ये ऐसे मूव करेगा, ये भी पानी में भी ये फ्लो हो रहा होगा, उधर बह रहा होगा, पानी में भी बह रहा होगा। तो अब मैंने इसकी जो वेलोसिटी है वो 16/3 है, जितना रिवर की होगी उतना ही इस पर्सन की भी होगी क्योंकि उसके साथ फ्लो हो रहा है। सबसे पहले इसकी स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहना मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पर्सन है ना, इस पर्सन के फ्रेम पे चले जाओ और इस हेलीकॉप्टर को तुम देखो, हेलीकॉप्टर को देखो तो देखोगे तो इसकी वेलोसिटी हेलीकॉप्टर को रिवर्स करके दोगे, दैट इज 16/3, इतना मिल गया। और इसकी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एयर की,
जो कि इस हेलीकॉप्टर पर लगेगा और उसको नीचे को धक्का देगा, तो हेलीकॉप्टर पे लगेगा ऐसे, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, हेलीकॉप्टर अगर नहीं उड़ता तो उसकी वेलोसिटी इनका रिजल्टेंट नजर आता, लेकिन हेलीकॉप्टर को उड़ना है तो उसको इस एयर के रिस्पेक्ट में एक एंगल बनाना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, इसके रिस्पेक्ट में उसने एक एंगल बना लिया, और वो एंगल बनाया, सपोज करो इस तरीके से, ऐसे एंगल बनाया, तो मुझे ये बताना, ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल एयर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल एंगल इज थीटा। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट मीन्स, ओके, तो इसमें मैंने क्या किया कि उसको ऐसे चलना है, लेकिन मुझे ये बताओ, हेलीपैड यहां पे है और ये पर्सन यहां पे, ये एंगल कितना होगा, निकालते हैं। ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज लेट्स अल्फा, what will be alpha? The tan alpha will be 600 upon 800. The value is 3 upon 4. That means alpha is 37 डिग्री। इसका मतलब हेलीपैड जो है इस पर्सन से 37 डिग्री के एलिवेशन पे कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में 37 डिग्री पे है। ओके, अब एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है वो देखो किस डायरेक्शन में। इसका रिजल्टेंट आएगा, दैट इज ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है, थोड़ा इसका निकालते हैं, ये एंगल कितना आ रहा है, लेट्स दिस एंगल इज अल्फा 1। तो कोई पूछे tan अल्फा 1 कितना आएगा, तो tan अल्फा 1 इज नथिंग बट दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 16/3 है, ये भी आ गया 3 अपॉन 4, दैट मीन्स अल्फा 1 इज 37 डिग्री। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया कि इसका रिजल्टेंट 37 डिग्री एंगल पे है, और ये जो हेलीपैड से पर्सन वो भी 37 डिग्री एंगल पे है, और कोई पूछे कि इसकी वेलोसिटी ये कितनी है, ये भी कितनी है, तो इसका रिजल्टेंट कर दिया आ जाएगा। अच्छा, ये वाला स्पीड कितना है, 80/3 रिलेटिव टू द एयर की स्पीड 80/3 है, तो इनका रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम में आएगा। और मुझे इतना अच्छे से पता है कि इनका रिजल्टेंट एग्जैक्ट ऐसे है, तो मुझे ये बताना, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा ऐसे बनाऊं तो मैं कहूंगा कि ये हेलीपैड है और ये पर्सन है और ये एंगल अगर 37 डिग्री है, और ये जो वेलोसिटी आई है ये भी 37 डिग्री पे आई है, मतलब एयर का और रिवर को मिला के, रिवर मतलब रिवर के फ्रेम में, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवर के फ्रेम में। रिवर के फ्रेम में फायदा पता है क्या हुआ, रिवर के फ्रेम में गया तो मुझे ये पर्सन रेस्ट में आया, मतलब ये रेस्ट में आ गया, रिवर के फ्रेम में जाने पे ये रेस्ट में आ गया, और यहां से इसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 37 डिग्री के एंगल पे है, और ये पर्सन भी एक्चुअल में इसी लाइन के डायरेक्शन में यहाँ पे है, मतलब ऐसा है कि पर्सन यहाँ पे 37 डिग्री एंगल पे, और रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी, मतलब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज 16/3 रिवर के फ्रेम में एंड +4 वो भी आ रहा है 37 डिग्री पे। इसका मतलब हेलीपैड को से जो हेलीकॉप्टर है उसको इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए ऐसे, तो इस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट किसी एंगल पे तो है नहीं, अगर किसी एंगल पे होता तो फिर वेक्टर सम करना पड़ता, वो जस्ट इसको मिलाने वाली लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो कोई पूछे कि बताओ वो रिवर के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, तो रिवर का डायरेक्शन ही है, उससे 37 डिग्री एंगल पे मूव करना चाहिए। दैट मीन्स जो पहला पार्ट है वो होना चाहिए 37 डिग्री विथ रिवर फ्लो के साथ 37 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय हेलीकॉप्टर टू रीच द चाइल्ड, कितने टाइम में ये चाइल्ड तक पहुंच जाएगा। तो चाइल्ड तो रेस्ट में आ चुका है उसके फ्रेम पे, तो मेरा तो टारगेट क्या है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल, अब इस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो स्पीड से, या एक्स का ही हेल्प लो। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 800 मीटर्स,
तो ये है 800 मीटर। तो जब ये हेलीकॉप्टर यहां से यहां तक पहुंचेगा तो उसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट 800 पहुंचे होगा ना, कोई पूछे कितना टाइम लगा, तो 800 मीटर डिवाइडेड बाई इस डायरेक्शन की वेलोसिटी। अच्छा ये वेलोसिटी क्या है, 80/3 थी, तो इस डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी क्या आएगी, 80/3 का cos 37, 80/3 का cos 37 डिग्री माइनस ये क्या है 16/3, मतलब x के डिस्प्लेसमेंट को मैंने x की वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। या y का डिस्प्लेसमेंट निकाल के y की वेलोसिटी डिवाइड कर दूं तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 800 एंड डिवाइड बाई ये बनेगा 4/5। तो 4/5 का मतलब है 80/3 इंटू 4/5 माइनस 16/3, ये आएगा 16, 16×5 80। तो ये आ जाएगा आपका 3 है ना, 16×64, तो 800 यहाँ से 16/3 कॉमन निकाल लो, थोड़ा सा 16/3 निकालो तो 4 - 1 दैट इज 3। तो ये आ गया आपका 16×5 80, 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर है 50 सेकेंड। और ये भी एक ठीक क्वेश्चन है फॉर द एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको सॉल्व करना था। आपको हर बार क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, आगे बढ़ना है, पॉज करना फिर सॉल्व करना फिर वापस देखना है। देखो ये PYQ का क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन कहोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये भी 50% के लेवल पे है। इसमें कह रहा है कि लार्ज हेवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ frictionless plane of inclination from a point P on the bottom of the box. A particle is thrown inside the box. The initial speed of particle with respect to the box is u. Okay. इस पार्टिकल की स्पीड इस बॉक्स के फ्रेम में कितना है, u के बराबर है। And the direction of projection make an angle with the bottom as shown in the figure. ये वाला एंगल अल्फा है जो कि इस बॉक्स के अंदर बॉक्स के सरफेस के साथ एंगल बना हुआ है। बॉक्स के फ्रेम में जो एंगल है दैट इज अल्फा। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P एंड द पॉइंट Q वेयर द पार्टिकल लैंड। ओके, assuming that particle does not hit the any other surface of the box, neglect air resistance। तो यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद जब ये इसमें गिरता है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये P है और ये Q है तो ये P और Q दोनों ही इस बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स के अंदर है, तो वो 20 की दूरी कितनी होगी। तो ठीक है, तो हर क्वेश्चन बॉक्स के रिस्पेक्ट में पूछा है तो बॉक्स के फ्रेम में चले जाओ ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बॉक्स के फ्रेम में जाएंगे, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बॉक्स के फ्रेम पे चला गया ऐसे। तो जब बॉक्स के फ्रेम पे जाओगे ऐसा, तो बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज g एंगल थीटा है ना, ये बनेगा g sin थीटा, ये बन के बॉक्स का एक्सेलरेशन स्लाइड कर रहा है। तो दूसरा, एक बार पार्टिकल हवा में आ जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा। उस g के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा इस डायरेक्शन का दैट इज g sin थीटा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा दैट इज g cos थीटा। ये किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ग्राउंड फ्रेम में। अब बॉक्स के फ्रेम पे गए तो बॉक्स के फ्रेम पे जाने के बाद ये एक्सेलरेशन इसमें रिवर्स करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा g sin थीटा रिवर्स करके। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, बच गया सिर्फ इतना। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, एक इंक्लाइन है और उस इंक्लाइन में एक बॉक्स है और एक पार्टिकल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है, यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है u की स्पीड से एंड दिस एंगल इज अल्फा, और ये ऐसे गिर रहा है। तो पूछा ये गया था कि ये दूरी बताइए, ये दूरी बॉक्स के फ्रेम में ये दूरी कितनी होगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर पूछ रहा है, दैट मींस बॉक्स के फ्रेम में पूछ रहा है। तो फिर इसका एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन का सिर्फ यही है, बाकी तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज g cos थीटा, ये एक्सेलरेशन है। तो अगर ये स्पीड है, ये एंगल अल्फा है और ये g cos थीटा है, तो यहां से यहां तक जाने में जो ये आएगा दैट इज द रेंज। तो एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बस फर्क ये है कि जहां पे हम लोग g लिखते थे ना वहां पे g cos थीटा हो गया। जैसे एक पत्थर कैसे फेंकते हैं, पत्थर ऐसे गिरता है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए। इस केस में बस फर्क ये पड़ेगा कि g cos थीटा ऐसे है, ऐसे g cos थीटा ऐसे है,
तो ये जो रेंज आएगा आर वो आएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई जी, जी की जगह पे जी कॉस थीटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। ग्राउंड फ्रेम में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है ग्राउंड फ्रेम में। Find the speed of the box with respect to the ground at this instant when the particle was projected। जिस समय पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था उस समय इस बॉक्स की स्पीड कितनी हो ताकि ग्राउंड फ्रेम में ये हॉरिजॉन्टली जीरो का डिस्प्लेसमेंट ले। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जीरो का डिस्प्लेसमेंट ले, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जीरो का डिस्प्लेसमेंट ले, जरा देखना तो। ग्राउंड फ्रेम में अगर जीरो का डिस्प्लेसमेंट पाना है और एक बॉक्स को मैंने ऐसे बना दिया और मैं यहां से फेंक रहा हूं ग्राउंड फ्रेम में जीरो का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में मोशन एग्जैक्टली वर्टिकल होना चाहिए। ग्राउंड फ्रेम में मोशन वर्टिकल होना चाहिए ऐसे, तभी तो कहोगे ग्राउंड फ्रेम में जीरो का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अदरवाइज अगर इधर गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा। ओके, तो यहां से ग्राउंड फ्रेम में इस पार्टिकल का मोशन एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जाए और फिर वापिस वो लौट के यहाँ पे आ जाए, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ओके, तो ये तभी संभव है जब पूरा का पूरा वेलोसिटी वर्टिकल हो, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल हो। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल हो गया तो फिर ऐसे जाएगा, फिर लौट के वापिस वहीं पे जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिखा है। तो ग्राउंड फ्रेम में लिखने के लिए इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, वो तो ऐसे है, दैट इज द यू एंड दिस एंगल इज अल्फा। और बॉक्स की स्पीड मान लो v1 है उस टाइम पे, तो ये तो u इस बॉक्स के फ्रेम में है और बॉक्स स्पीड v1 है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ग्राउंड फ्रेम में जो इसकी वेलोसिटी होगी ये u बनेगा एंड दिस एंगल इज अल्फा, और ये v1 ऐसे ऐड हो जाएगा, ये v1 ऐसे ऐड हो जाएगा। ओके, ये आ गया ग्राउंड फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए? एकदम वर्टिकल होना चाहिए। अच्छा, वर्टिकल तभी संभव है जब हॉरिजॉन्टल क्या हो जाए? जीरो। पूरा का पूरा वेलोसिटी वर्टिकल तभी संभव है जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाए। और ये वाला एंगल क्या था? थीटा। तो दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड जीरो करेंगे तो इस u का इधर जो कंपोनेंट आएगा, u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, और इस v1 का इधर कंपोनेंट क्या जाएगा? अच्छा, अगर इसको आगे बढ़ा दो तो एंगल इज थीटा, v1 का इधर जाएगा तो दैट इज v1 cos थीटा। इसका मतलब इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट आपस में अगर इक्वल हो जाए तो इस पार्टिकल की पूरी वेलोसिटी वर्टिकल होगी। दैट मीन्स v1 इज नथिंग बट u cos अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos थीटा, एंड दिस इज आंसर। आई थिंक आप समझ जाओगे। तो एक बढ़िया क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन है, और जी एडवांस का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया आपने देखा, आपको भी ऐसे अटेम्प्ट करना था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। The two swimmer A and B, one located on one side and other on the other side of the river, are situated at a distance capital D from each other. Line joining them। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इसको आप अगेन 60% के लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। जी एडवांस का 60% का लेवल है। ये कह रहा है टू स्विमर ए एंड बी, वन लोकेटेड on one side and other on other side of river, are situated at a distance d from each other. Line joining them is making an angle with direction perpendicular to the flow. ओके, ठीक है, एक एंगल बना रहा है। तो अब मैंने क्या किया, डायग्राम बनाते। आपको करना क्या, क्वेश्चन को पॉज करना था, फिर इसको आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने ऐसे इसको दिखाया, इसमें दो पर्सन है, मैंने ऐसे दिखा दिया, और दोनों पर्सन की जो बीच की दूरी है दैट इज कैपिटल डी।
लेट्स दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये रिवर का फ्लो है और इसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल ये लाइन बना रहा है, यस बना रहा है, दिस एंगल थीटा बना तो रहा है। लाइंस running them is making an angle with direction perpendicular to the river flow। अच्छा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट मीन्स उनके अनुसार ये जो एंगल है ना, ये एंगल परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल वो कह रहे हैं कि कुछ एंगल है, लेट्स थीटा। अब कह रहा है द स्पीड ऑफ द ईच स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर इज यू, मतलब जो VMR है ना, हर स्विमर का जो स्पीड VMR है दैट इज यू, एंड स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इज VR, और रिवर फ्लो की स्पीड VR है। Both A and B start swimming at the same time in direction parallel to the line AB toward each other। Both A and B one second, ओके तो देखो और VMR जो है वो VR के बराबर है, ओके ठीक है। Both AB start swimming at the same time in direction parallel to the line AB toward each other, okay, then keep on swimming in same direction, मतलब दोनों ही उस लाइन के डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करता है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे। थोड़ा सा देखना, ये इधर तैरना शुरू किया यू से, और ये इधर तैरना शुरू किया यू से। क्वेश्चन है कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे। ये तो तय है कि रिवर की भी स्पीड है, तो इसमें रिवर की स्पीड VR लगेगी, इसमें भी VR लगेगी, तो क्वाइट पॉसिबल है कि, अब डिपेंड करता है कि ये जो VR है, ये जो VR ये VR है, इसका रिजल्टेंट कैसे आ रहा है। हो सकता है ऐसे है, इसका रिजल्ट हो सकता है ऐसे है, फिर दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ये है मिलने का कंडीशन, क्योंकि इनका रिजल्टेंट तो बीच में ही जाएगा, कुछ ऐसे ही जाएगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं, किधर भी जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, ये ऐसे जाएगा और वो कुछ ऐसे आएगा, तो इधर पे मिलने के चांसेस हैं। कह रहा कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इस तरीके से एंगल को एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा कि एक काम करते, काम ये करते हैं, दोनों की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्लोर में लिख लो, VR वेक्टर ऐड कर दो, और इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड फ्लोर में लिखो, VR वेक्टर ऐड कर दो। तो क्या मैंने दोनों की ग्राउंड फ्लोर में वेलोसिटी लिख ली? यस लिख ली। अगर दोनों की मैंने ग्राउंड फ्लोर में वेलोसिटी लिख ली, तो किसी एक के फ्रेम पे चलते हैं। जब किसी एक के फ्रेम पे जाके दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, तो ये वाला तो रेस्ट में आ गया ग्राउंड फ्रेम में। अगर ये ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट में आ गया और उससे इसको अगर देखेंगे तो वेलोसिटी उल्टा करके देंगे, तो ये वाला वेक्टर रिवर्स करके ऐसे आएगा, तो प्लस यू बन जाएगा, और ये वाला वेक्टर रिवर्स होकर ऐसे आएगा VR। तो मुझे बताओ, इस पर्सन ए की वेलोसिटी इसका 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 रिजल्टेंट है, तो ये तो इससे कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स इस पर्सन बी को लगेगा कि पर्सन ए 2u की स्पीड से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा पर्सन बी को लगेगा। इक्वेशन से ही बता रहा ना कि इस पर्सन को लगेगा कि ये पार्टिकल इस 2u की स्पीड से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कोई पूछे कितने टाइम में टक्कर मारेगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द टाइम इज नथिंग बट बीस की दूरी दैट इज कैपिटल डी एंड डिवाइड बाई कितने स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा है इसको, दैट इज 2u। आंसर इज डी अपॉन 2u। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर so that the path of two swimmers with respect to the ground becomes perpendicular to each other। Find the speed of VR, इस VR की वैल्यू कितनी हो ताकि दोनों ही स्विमर का मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो। ओके, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो। तो देखो ओके, ये तो टाइम मैंने निकाल लिया, मोशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये है ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो ये U है, ये VR है रिवर,
दोनों का एडिशन ऐसा बनेगा वेक्टर, और ये u और इस br का एडिशन ऐसा बनेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल b का मोशन ये है और पार्टिकल a का मोशन ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो तुम कहोगे कि मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहा है। इसका मोशन स्ट्रेट लाइन, इसका स्ट्रेट लाइन, और मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होंगे जब वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्या जैसे देखो तो वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो चलो एक काम करते हैं ना, अगर इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अच्छा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर है, वो वेक्टर कितना आएगा, u वेक्टर प्लस vr वेक्टर, u वेक्टर प्लस vr वेक्टर का सम ये बना। अच्छा, इस वेक्टर का सम ये बनेगा। अच्छा, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर तो इधर ही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इक्वल वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर ऐसा और ये वेक्टर नीचे को है। दैट मींस अगर ये u वेक्टर है तो बनेगा माइनस u वेक्टर, क्योंकि नीचे को है, ठीक है, अपोजिट वेक्टर से। तो मैं इस वेक्टर का सम मैं ये लिखूंगा माइनस u वेक्टर प्लस vr वेक्टर लिखूंगा। तो इस वेक्टर का सम करके ये निकाला, और इस वेक्टर का सम करके ये निकाला, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसका इसके साथ डॉट, तो बनेगा माइनस यू का स्क्वायर, ये इसके साथ डॉट बनेगा तो माइनस बनेगा यू वेक्टर डॉट वी आर वेक्टर, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा यू वेक्टर इनटू डॉट वी आर वेक्टर, और ये इसके साथ डॉट आएगा तो बनेगा वी आर का स्क्वायर एंड दैट इज 0। देखो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि यू स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर इज नथिंग बट यू। तो उन्होंने क्वेश्चन में, तो ये तभी पॉसिबल है कि इस पर्सन का मोशन ग्राउंड फ्रेम में परपेंडिकुलर नजर आए जब रिवर की स्पीड और पर्सन की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर बिकम्स इक्वल, तभी पॉसिबल है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कहा गया था रिवर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आंसर वी आर इज नथिंग बट यू, द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, और इसका आंसर था d/2u। ओके, तो आपने देखा कि एकदम अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको सीखने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है अप्रोच डेवलप। ये देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि two particles start simultaneously from the same point and move along the two straight line making angle with each other. One move with uniform velocity u and other is constant acceleration a. Initial velocity is 0. Find the least relative velocity of one with respect to the other. From the same point. We start simultaneously from the same point. तो same point से exactly same point से move along the two straight line making an angle with each other. तो एक सपोज करो ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लिया वन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, वन यू के स्पीड से चल रहा है, एंड अदर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये बी है मान लो, तो ये मान लो ए है। अच्छा, इसका भी लेवल में कैटेगराइज कर दूं, ये क्वेश्चन होना चाहिए 40% के लेवल पे। Initial is 0. Find the least relative velocity of one with respect to the other. The least relative velocity कह रहा है throughout the motion. तो ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, least relative velocity of one with respect to the other. Okay. इसके लिए मैंने क्या किया, ओके, तो अब मैंने क्या किया, अब लेस्ट रिलेटिव वेलोसिटी कह रहा है, तो चलो रिलेटिव वेलोसिटी कह रहा है तो किसी एक के फ्रेम पे चले जाओ, क्वेश्चन को समझते हैं। नहीं, ओके, ये काम करते हैं, मैं बी के फ्रेम पे चला गया, बी के फ्रेम पे चला गया और ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और इनिशियल एंगल कितना है, टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग द टू स्ट्रेट लाइन एट एंगल विथ ईच अदर। अच्छा, इसमें ना एक मिस्टेक है, लाइन मेकिंग एंगल विथ ईच अदर, वन मूव विद वेलोसिटी यू एंड इतना, फाइंड द रेस्ट, ये ना एंगल लिखा हुआ था अल्फा, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये मेंशन करें, दिस एंगल इज अल्फा, अल्फा इज गिवन, तो दिस एंगल इज अल्फा,
ठीक है, अब मैं बी के फ्रेम पे जाता हूँ। ये क्वेश्चन है मेंशन, एक्चुअल में मैं पहले जानता हूँ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर। तो इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, इच अदर्स। अब बी के फ्रेम पे जाऊंगा तो मैं एक को ऑब्जर्व करूंगा, ए के मोशन को। तो ए की जो वेलोसिटी है वो कायदे से कैसी है देखना तो एक बार। ए की जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से ऐसे, और बी के फ्रेम में जब आएगा तो वेलोसिटी तो ऐसी ही रहेगी, बी रेस्ट में आ चुका है, बट एक्सेलरेशन उल्टा होकर ऐसे मिलेगा, एक्सेलरेशन उल्टा होकर ऐसे मिल जाएगा, एंड दैट इज ए। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, अल्फा रहेगा ऐसे। अब बी आ गया रेस्ट में, तो मुझे बताना बी के फ्रेम से जब तुम देखोगे तो इस पार्टिकल का मोशन एग्जैक्ट पैराबोलिक मोशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल एक्सेलरेशन आ रहा है वो वेलोसिटी के साथ एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल नहीं है तो मोशन इज पैराबोलिक अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन होता जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते या एंटी पैरेलल होते। तो ये पैराबोलिक मोशन है क्योंकि u और a एक दूसरे के एंटी पैरेलल या पैरेलल नहीं है। ये उसी तरीके से है जैसे एक पत्थर को आपने से फेंका और g नीचे को है तो एक प्रोजेक्टाइल बना के ऐसे जा रहा है, और g की जो परपेंडिकुलर ये लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक पैराबोला ऐसे दिखाते हैं। ये भी एक पैराबोलिक मोशन होगा। वो पता है कैसा मोशन होगा, इस तरीके से। ये जो एक्सेलरेशन है ना इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन दिखाता। अब इस पार्टिकल का मोशन ऐसा एक पैराबोला बनेगा, दिस इज द पैराबोलिक, इस तरीके से पैराबोलिक बनेगा, और ये आपका रेंज कहलाएगा, और ये एक तरह से मैक्सिमम हाइट कहलाएगी जो ग्राउंड फ्रेम में होती है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बट या तो यूं कहो तो इस पूरे टर्म को ऐसे उल्टा कर ऐसे घुमा दो ताकि ए आपका डाउनवर्ड हो जाए, यू आपका ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे एक पत्थर को आप फेंकते यू से ऐसे, और जी डाउनवर्ड है तो ये मोशन क्या होता है, पैराबोला। ये भी उसी तरीके से देखो ना, ये u है और ये a है, ऑब्ट्यूस एंगल है दोनों के बीच का, ऑब्ट्यूस एंगल। यहां भी देखो दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, एक ही चीज सेम है, तो अगर सेम है तो हम उसी से कंपेयर कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये u है, u का डायरेक्शन है, और ये a है, तो ये कितना होगा, दिस इज द अल्फा, तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री, तो ये बनेगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, मतलब प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस अल्फा बन गया, 90 माइनस अल्फा बन गया। अब इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये पार्टिकल ऐसे पैराबोला बनाते हुए ऐसे जा रहा है। तो तुम याद करो एक पैराबोलिक मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम स्पीड कहां नजर आती है, मैक्सिमम हाइट पर नजर आती है। मतलब पैराबोला में कोई कहे कि अच्छा इस पर्सन को लग रहा है कि इसका मोशन क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी जो इसको नजर आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी तो नजर आएगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी ही तो नजर आएगी। दैट मींस इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो इस पर्सन बी को नजर आ रहा है वो रिलेटिव ही वेलोसिटी है क्योंकि इसी के फ्रेम से तुम गए हो। तो मिनिमम स्पीड कहां आएगी, इस टॉप पॉइंट पे आएगी। तो अगर ये u है और ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितनी आएगी, दैट इज u cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो बनेगा u sin अल्फा, और इसका ये कंपोनेंट में पूछो कितना आएगा, तो u sin ऑफ 90 माइनस अल्फा, दैट इज u cos अल्फा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है एक तरह से, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कायदे से u sin अल्फा बनेगी क्योंकि ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो u का cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा इज sin अल्फा। तो मैक्सिमम हाइट पे ये वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगी, दैट इज u sin अल्फा। तो यहां से यहां तक जाते तो स्पीड घटेगी फिर इंक्रीज करेगी यहां तक। तो कोई पूछे मिनिमम स्पीड कहां पे है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, और कितना होगी, u sin अल्फा। तो कोई क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, द आंसर इज u sin अल्फा। ये क्वेश्चन में मेंशन था एक्चुअली में, द आंसर इज u sin अल्फा। at the same time find the distance between the two particles, दोनों पार्टिकल की बीच की दूरी बताइए। तो बताओ ये तो बी तो भाग नहीं रहा है, बी रेस्ट में है और ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, तो दोनों की बीच की दूरी यही तो कहलाएगी ये। अच्छा ये जो दूरी आएगी वो कुछ और नहीं, ये बनेगी मैक्सिमम हाइट h, और ये बनेगा रेंज का आधा, ये बनेगा रेंज का आधा, दैट मीन्स r/2। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, तो h का स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो जो बीच का डिस्टेंस डी आएगा, द डी इज नथिंग बट, डी का स्क्वायर इज नथिंग बट h का स्क्वायर प्लस r/2
का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर बाई 4। अब मैंने इसमें वैल्यू प्लेस की। अच्छा h होता है, h का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा तो आपकी बार 90 माइनस अल्फा ना, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ए के परपेंडिकुलर है, उसके साथ इस वेलोसिटी एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा है, तो थीटा इज 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, तो 90 माइनस अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी, इसका होल स्क्वायर कर लो, ये बन गया एच प्लस। अच्छा ये रेंज का आधा है, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, दैट मीन्स 1/2, रेंज का फॉर्मूला होता है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ट्वाइस ऑफ, आपकी बात थीटा पे क्या लिखेंगे 90 माइनस अल्फा, थीटा पे रखेंगे 90 माइनस अल्फा अपान जी, इसको अब यहां से मैं हटा ही दूं, सही जगह लिखते हैं, ये बन गया प्लस r/2 ना, r/2, तो मैं यहां लिखूंगा 1/2, r की जगह पे लिखूंगा u का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा अपान जी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये बन गया। अब ये डी स्क्वायर निकालने के लिए अब इस पे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो यहां से हमारा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, द डी स्क्वायर इज नथिंग बट, और डी हमारा आंसर है, यू स्क्वायर कॉमन है बाहर निकाल लो, जी कॉमन है, 2g भी कॉमन है बाहर निकाल लो, तो u का इसका, अच्छा ये डी स्क्वायर पे जब डी पे जाएगा ना, डी पे जस्ट वेट करना, तो डी कितना जाएगा तो रूट लगा देंगे, रूट लगाएंगे तो यू स्क्वायर अपान जी, 2g बाहर आ जाएगा ये पूरा, क्योंकि स्क्वायर है, और अंडर रूट में आएगा ये वाला टर्म साइन स्क्वायर एंटी माइनस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ये क्या है पता है, ये 180 माइनस 2 अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा बेसिकली, साइन 2 अल्फा, तो बनेगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये बन गया इसका आंसर। अब इसकी वैल्यूज जो उन्होंने दे रखी है ये बता दो। ओके अब हम इस पे एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखना एक्चुअल में कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर है ना, तो 4 बन जाएगा, और ये साइन इसका, अब इसका इसको ओपन कर लो, जब इसको ओपन करोगे आप तो ये बनेगा, देखना अच्छा इसका भी तो स्क्वायर बना था ना, r/2 का होल स्क्वायर था ना, तो 1/2 इसका भी स्क्वायर किया गया था, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर था ना r/2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर लिख चुके हो, u का स्क्वायर बाहर निकाल लियो, डी हटाने के बाद रूट का टर्म आ गया, cos का पावर 4 अल्फा, ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये cos स्क्वायर अल्फा, ओके यहां से स्क्वायर का टर्म बनेगा, ये तो ठीक है, ये बना था साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 अल्फा, तो बनेगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें कन्वर्ट होगा क्योंकि ये साइन 2 अल्फा है, होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो साइन 2 अल्फा का एक्सपेंशन 2 sin अल्फा कॉस अल्फा, लेकिन स्क्वायर है तो बन जाएगा, यहां से आप कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल लो, तो डी इक्वल्स टू आएगा यू स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बनेगा कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2g अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, अब एक कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साइन स्क्वायर अल्फा के साथ कर लिया दैट इज 1, तो पूरा जो डी का फॉर्मेट हमारे पास आएगा, तो डी इज नथिंग बट यू स्क्वायर कॉस अल्फा अपॉन 2g रूट ओवर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये उन्होंने बी पार्ट का आंसर दे रखा है कि उस वक्त का डिस्टेंस कितना होगा, तो आंसर इज दिस वन। ओके ओके इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए बताता हूं। ओके तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या रहा है कि a projectile aim at a mark which is in horizontal plane through the point of projection for a centimeter short। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप अगेन बता रहा हूँ 50% के क्राइटेरिया पे ही रखोगे जी एडवांस के। A projectile is aimed at a mark
in horizontal plane through the point of projection fall a centimeter short of it when the elevation is alpha। तो जब एक पार्टिकल को, ये टारगेट है, जब अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे गिर रहा है, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये डिस्टेंस कम गिर रहा है। और जब उसी स्पीड से जब बीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा हो, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा है, तो बी डिस्टेंस आगे गिर रहा है। तो कह रहा है कि सेम स्पीड हो तो प्रोजेक्शन एंगल कितना हो ताकि आप ट्रू शॉट मार सको विद द सेम स्पीड। तो हर केस में स्पीड सेम है, तो थीटा कितना होना चाहिए? एक इजी क्वेश्चन है। देखो स्पीड तो आप यू मान लो, तो ये कायदे से थीटा एंगल के लिए, इस पर्टिकुलर थीटा के लिए इसको मैंने रेंज मान लिया, पर्टिकुलर थीटा के लिए इसको मैंने रेंज मान लिया, रेंज। तो ये वाला जो पाथ है इसका रेंज क्या होगा? ये कैपिटल आर है, ये ए है, घटा दो, दिस इज आर माइनस ए, तो आर माइनस ए इज रेंज। फिर क्या लिखोगे? यू का स्क्वायर साइन टू अल्फा अपान जी लिखेंगे। सिमिलरली इसका रेंज क्या होगा? आर प्लस बी, तो आर प्लस बी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। ओके, अब मैंने इसमें क्या किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया सो दैट यू स्क्वायर का टर्म हट जाए और मुझे आर के टर्म मिलने शुरू हो जाए। तो इससे मैं इक्वेशन लिख सकता हूं आर माइनस ए अपान आर प्लस बी इज इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन टू अल्फा डिवाइड बाई साइन टू बीटा, ये बन जाएगा। ओके, अब मैंने इसके अंदर जाने के लिए इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर कैलकुलेट करना मैं चाह रहा था। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे, लाइक कमोडेंडो डिविडेंडो लगाएं तो कुछ मिलेगा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा आर साइन टू बीटा माइनस ए साइन टू बीटा, इसको इधर तो बनेगा आर साइन टू अल्फा, ये इससे बनेगा बी साइन टू अल्फा। अब मैंने इसको इस पूरे क्वांटिटी को इधर भेजा और इसको मैंने इधर भेजा, तो आर इससे कॉमन आएगा, ये हो जाएगा साइन टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो यहां से आएगा ए साइन टू बीटा प्लस बी साइन टू अल्फा। देखो एग्जैक्ट यही टर्म्स आना शुरू हो गए। और ये आर रेंज है, रेंज का फॉर्मूला अगर मैं यू स्क्वायर के टर्म में लिख दूं तो मुझे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, एक काम करें, पता है इतनी की नीड नहीं थी, जस्ट थोड़ा सा देखना भी बताता हूँ। ये जो रेंज है ना, इस रेंज को मैं लिख सकता हूँ, इस रेंज की जगह पे यू का स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी, इस आर की जगह पे लिख सकता हूँ। और इसको इधर भेज को इधर भेज दिया, तो देखो क्या कॉमन आएगा। इस पहले इक्वेशन में मैं लिखूंगा यू स्क्वायर अपान जी कॉमन आएगा जब इसको यहां पर रखेंगे तो, और इसको मैं इधर भेज रहा हूं, या लिख करो साइन टू थीटा माइनस ए बराबर यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपान जी, सबको इधर भेजा तो यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू दैट इज साइन टू थीटा माइनस साइन टू अल्फा एंड दैट इज ए, इसको इधर भेज। सिमिलरली इस वैल्यू को यहां पर रखो और इसको इधर भेजो, तो ये बनेगा आपका कितना, दैट इज ओके। तो मैंने क्या किया, इस आर की वैल्यू यहां प्लेस की तो ये इक्वेशन बन गया, इसी आर की वैल्यू यहां प्लेस करो और इसको इधर भेज दो, और बी को उधर भेज दो तो माइनस बी आएगा। तो इक्वेशन बनेगा यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में साइन टू थीटा माइनस साइन टू बीटा एंड दैट इज माइनस बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मैंने आर की वैल्यू यहां प्लेस की, इसको इधर प्लेस की और यू स्क्वायर बाई जी कॉमन निकाल लिया, तो बन गया इतना। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, ये बनेगा साइन टू थीटा माइनस साइन टू अल्फा एंड डिवाइड बाई साइन टू थीटा
माइनस साइन टू बीटा एंड दैट इज ए अपॉन बी। माइनस साइन, यहाँ का जो माइनस साइन आएगा ना, यहाँ का माइनस साइन, इसको इस माइनस साइन किधर भेज दो तो बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशन और कुछ बचा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा माइनस बी साइन टू थीटा प्लस बी साइन टू अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर, दैट इज ए साइन टू थीटा, ये बनेगा माइनस ए साइन टू बीटा। अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो इसको जब इधर भेजोगे तो साइन टू थीटा कॉमन निकलेगा, तो बनेगा साइन टू थीटा ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो ये बनेगा ए साइन टू बीटा प्लस बी साइन टू अल्फा, ये टू अल्फा बन गया। यहां से साइन टू थीटा की वैल्यू मिल गई आपको, देखो ये आएगी ए साइन टू बीटा प्लस बी साइन टू अल्फा डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये मिल गई। अब देखो मिलना शुरू हो गया आंसर हमारा। तो जब प्रोजेक्शन एंगल थीटा आएगा ना, द थीटा इज 1/2 साइन इनवर्स, ये पूरा का पूरा टर्म कॉपी पेस्ट हो जाएगा, दैट इज ए साइन टू बीटा प्लस बी साइन टू अल्फा एंड डिवाइड बाई ए प्लस बी एंड दिस इज आंसर। तो इस क्वेश्चन को इंटीजर टाइप में बना सकते हैं ऐसे लिख के कि दिस इज द 1/, गामा साइन इनवर्स इतना है तो गामा कितना होता है, आंसर इज 2। तो इस एक्सप्रेशन करके इंटीजर बना सकते हैं। और जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ऐसा आया था, एक बार रुड़की में आया था कि मार्क कैसे बनाया, तो एक अल्फा एंगल प्रोजेक्ट करने पे ऊपर जा रहा था, बीटा पे नीचे आ रहा था, पूछा था कि ट्रू एंगल और ट्रू स्पीड कितनी हो ताकि उसको हिट कर दे, उसको हिट कर दे, ठीक है। और स्पीड की वैल्यू एकदम सेम दी गई थी। तो इसी तरीके से हम अटेम्प्ट कर रहे थे, बस फर्क था कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे वर्टिकल पे था, मैक्सिमम हाइट का हेल्प लिया जा रहा था, यहाँ पे मैं रेंज का हेल्प ले रहा हूँ। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जे, और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 60% लेवल पे रखूंगा, ऑलरेडी मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन को। एक बार आप क्वेश्चन रीड करिए, वीडियो पॉज करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, हो जाए तो आप अंत में आंसर मिला लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन रीड करो, कह रहा है कि a sail burst on the contact with the ground and pieces from it fly in all direction with all velocity up to 80 feet per second, so that a man 100 feet away is in danger for 5/2 second। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक बम है जो कि ब्रस्ट करता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड 80 फीट तक वेरी कर सकता है। मतलब अगर इस स्पीड पे मैं कंडीशंस लगाऊं तो मैं कहूंगा कि वो 0 to 80 फीट तक जा सकता है। और जो पर्सन यहाँ पे है, पर्सन वो 100 मीटर की दूरी पे, 100 फीट की दूरी पे, 100 फीट की दूरी पे कह रहा है so that a man of 100 feet away is in danger of 5/2 seconds। मतलब ये प्रूफ करो कि अगर ये बम ब्रस्ट होता है तो ये पर्सन 5/2 सेकेंड तक डेंजर जोन में आएगा। इस डेंजर जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पर्सन है, उसके पास यहाँ से पार्टिकल्स आएंगे, तो एक कोई ऐसा बम जैसे ब्रस्ट करेगा तो अचानक से तो नहीं पार्टिकल आएंगे ना, कुछ समय लगेगा पहले को आने में। तो सबसे पहले एक पार्टिकल आएगा, वो टक्कर मारा, फिर उसके बाद अगले पार्टिकल्स मारेंगे, ऐसे मारेंगे, और एक ऐसा आएगा जो अंतिम मारेगा। तो पहला वाला मारा टक्कर और अंतिम वाला मारा टक्कर, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, दिस इज नोन एज डेंजर जोन, उसको बोलते हैं डेंजर जोन। तो यहां ब्रस्ट करने के बाद अब मुझे जानना है कि जब ये इससे टक्कर मारेगा, टक्कर मारेगा तो मिनिमम टाइम में कौन पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा। पता है, सबसे जल्दी वो पहुंचेगा जिसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज पॉसिबल ज्यादा होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा हो, वर्टिकल कम हो, कम से कम हो, तो हिट मार दे, वही जल्दी पहुंचेगा। और जल्दी पहुंचने के लिए स्पीड एज पॉसिबल ज्यादा होना चाहिए कि तुरंत पहुंच जाए, तुरंत। मतलब ये स्पीड हर हाल में क्या होना चाहिए, 80। फॉर मिनिमम टाइम कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, फॉर मिनिमम टाइम कैलकुलेशन स्पीड मैक्सिमम
से स्टार्ट होना चाहिए जल्दी पहुंचने के लिए। और ये क्या बन जाएगा, 100 फीट रेंज बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 100 फीट इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू कितना 80 का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड ले रहा हूं, इनटू साइन प्रोजेक्शन एंगल 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी, जी इज 32 मैंने दे रखा। अब इसको इधर भेजो, ये बनेगा 100 इंटू 32 डिवाइड बाई 80 का स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आती है 1/2, जो कि बताएगा कि 2 थीटा कितना है 30 डिग्री है, दैट मीन्स थीटा कितना है 15 डिग्री है। लेकिन इससे थीटा की दो वैल्यू आने वाली है, कंप्लीमेंट्री होता है। तो अगर एक थीटा 15 डिग्री है तो दूसरा थीटा 75 डिग्री आएगी। इसका मतलब कि अगर दो ही, मतलब ये कंडीशन सिर्फ दो एंगल में पॉसिबल है, 80 फीट पर सेकेंड के स्पीड पे, पर सेकेंड के स्पीड पे ये जो पॉसिबल है वो सिर्फ दो एंगल पॉसिबल है। लेकिन मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो फिर मुझे ये एंगल यूज करना चाहिए कि ये एंगल यूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे ये एंगल यूज करना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी जाएगा। अगर ज्यादा एंगल होगी तो ऐसे घूम के ऐसे आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। जल्दी एंगल पाने के लिए एंगल कम से कम होना चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी कम से कम होना चाहिए, सो दैट इट विल बी टेक स्मॉल टाइम। तो हमें 15 डिग्री लेना पड़ेगा। इसका मतलब मिनिमम टाइम टू रीच एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट t1 is 2u sin theta 1 and divided by g 32 degree. This is the minimum time. ये मिनिमम टाइम टू रीच है। अब मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम टाइम टू रीच। अच्छा, अगर मुझे मैक्सिमम टाइम टू रीच निकालना है तो मैं ये कहूंगा कि पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा टाइम हवा में रहे, ज्यादा से ज्यादा टाइम हवा में रहे। जितना टाइम हवा में रहेगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज पॉसिबल ज्यादा होना चाहिए। मतलब पार्टिकल की जो वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, वर्टिकल, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सो दैट टाइम ज्यादा लगे। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कब होगी? जब वो 80 से कम स्पीड से फेंकोगे कि 80 फेंकोगे? ऑफ कोर्स 80। जितना ज्यादा स्पीड दोगे वर्टिकल में उतना ही ज्यादा स्पीड गेन किया जा सकता है, इसका मतलब कि उसको मैक्सिमम अगर टाइम निकालना है, वो मैक्सिमम टाइम जब इस पे स्ट्राइक मारेगा तो उसके लिए स्पीड अगेन क्या होनी चाहिए 80, ताकि वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा है और ज्यादा समय तक हवा में रहे। बट रेंज तो अभी भी क्या रहेगा 100 फीट रहेगी। तो अब इस पे अगर एंगल प्रोजेक्शन एंगल थीटा है और लिख दूं रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, तो बना तो यही ना। अब थीटा अगेन इतना आ गया, लेकिन अपनी बार ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हवा में रहे, का मतलब प्रोजेक्शन एंगल क्या होना चाहिए 75। दो एंगल पॉसिबल है, 100 का रेंज, एक 15 पे एक 75 पे, तो ऑफकोर्स 75 होना चाहिए, क्योंकि 15 पे तो कम समय तक हवा में रहेगा, लेकिन 75 एंगल तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हवा में रहेगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम टाइम के लिए जो थीटा होना चाहिए मस्ट बी 75 डिग्री। देन व्हाट विल बी द t max t2, that is 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, इतना आ गया। मतलब यहां पे जो पर्सन है उसको पहले बार जो गोली लगेगी वो कम से कम टाइम, अगर उसकी बात की जाए तो कम से कम टाइम ही है, और अंतिम बार जो गोली लगेगी उसका फाइनल टाइम इतना होगा। तो कोई पूछे कितने समय तक डेंजर जोन में रहा, तो जो डेल्टा टी आएगा दैट इज नथिंग बट T2 माइनस T1, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो 280/32 कॉमन निकलेगा, तो 280/32 कॉमन निकलेगा और ये बनेगा साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो इसको लिखूंगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 8 दूनी 16 32/2 5, ये बनेगा 5, और ये बनेगा साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो cos c प्लस डी दोनों को जोड़ेंगे तो 90/2 45 डिग्री इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 75 माइनस 15 60/2, दैट इज 30 डिग्री, एंड साइन 30 हाफ होता है, इसको कट कर देगा, ये 1/√2, देन डेल्टा टी इज नथिंग बट 5/√2 सेकेंड, एंड दिस इज, मतलब ये पर्सन 5/√2 सेकेंड तक डेंजर जोन में रहने वाला है। इस क्वेश्चन को भी इंटीजर टाइप बनाया जा सकता था कि डेंजर जोन फॉर
x अपॉन रूट 2, फाइंड द x, आंसर इज 5। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन है, मैं रिपीट करूं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। इसकी जो हमने कैटेगराइज किया था 60% ठीक था, बट इसकी कैटेगराइज अगर करेंगे तो आएगा करीब 50% या 45% के लेवल पे जाएगा जे एडवांस का। ये कह रहा है कि स्टोन इज प्रोटेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट P so that it hit the inclined plane perpendicularly. The inclination of plane with horizontal is theta. Point P is at a height h above the foot of the incline as shown in the figure. Determine the velocity of projection. V नॉट की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ h। वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, stone is projected horizontally from the point P so that incline perpendicularly underline. तो यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद ये इससे परपेंडिकुलर स्ट्राइक मार रहा है। द इंक्लिनेशन इज थीटा एंड द पॉइंट P इज एट अ हाइट h above the foot of this. Determine the velocity of projection. ओके, तो अटेम्प्ट करते हैं। एक बात बताओ, जब यहां पे टक्कर मार रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं करेगी, दैट विल बी v0, वो कभी चेंज करने वाला नहीं। लेकिन यहां से यहां तक आते समय वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगी। लेट्स दिस इज vy। अगर ये vy है और मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये डिस्टेंस अपने मन से मान लो कि ये y है, तो यहां से यहां तक आते समय जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होनी चाहिए √2g इंटू वाई। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y के डायरेक्शन लगाया है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh, तो y के डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और तो यहां पे आते आते y की वेलोसिटी भी y का स्क्वायर इज y में इनिशियल 0 एंड प्लस 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट नीचे को y हुआ है, तो vy मिल गया √2gy। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए। अच्छा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, दैट इज थीटा। तो थीटा 90 थीटा। अब इस ट्रायंगल में मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। अच्छा, ये जो लेंथ है वो v0 है, ये जो लेंथ है ये है √2gy, ये भी रहने दिया। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, और इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। अच्छा ठीक है, अब ये सब भी चीजें आ रही हैं। हालांकि देखो, तुम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, बट मुझे जो मिल गया मैं उस पर प्रोसीड कर, ठीक है। अच्छा, टी टाइम में अगर यहां से यहां तक आता है, टी टाइम में यहां से यहां तक आता है, तो ये जो दूरी होगी वो v0 इंटू टी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो इस ट्रायंगल में लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल H मतलब स्मॉल h, tan थीटा इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ होगा h में से y सेपरेट कर दो एंड डिवाइड बाई ये वाली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट v0 इंटू टी, ये लिख सकता हूं। अब मुझे y को और t को एलिमिनेट करना पड़ेगा आंसर पाने के लिए, तब जाके हमारा v0 आएगा। अच्छा, यहां से मैं चाहूं तो y को तो एलिमिनेट ला सकता हूं, v0 के टर्म में रख सकता हूं, बट t को हटाना पड़ेगा। अच्छा, t और y में एक रिलेशन है कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर y, तो y में ut प्लस हाफ, y का u 0 है तो हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, तो मैं यहां से t की वैल्यू लिख सकता हूं y के टर्म में अंडर रूट ऑफ 2y अपॉन g, इस उठा के यहां पर, ठीक है, और वैल्यू प्लेस करेंगे सारे आंसर आ जाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूं, यहां से y को y ही रहने दो, वही बाद में प्लेस करेंगे, v0 इंटू टी की जगह पे इसको रख दो, अंडर रूट 2y अपॉन g। ओके, यहां से मैं y निकाल सकता हूं, यहां से जो y की वैल्यू की स्क्वायरिंग करो तो tan स्क्वायर थीटा is equal to v0 के स्क्वायर अपॉन 2gy, then what is y? The y is nothing but
यहाँ से इसको इधर भेजो, इसको इधर, तो बनेगा वी नॉट के स्क्वायर अपॉन 2g इंटू टेन स्क्वायर थीटा। वाई किधर भेजा, इसको इधर भेजा। अब इस वाई को उठा के यहाँ पे भी रखो। तो जब रखेंगे तो स्क्वायर थीटा ये बना था। ओके ठीक है, तो यहां से आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो टेन थीटा इंटू वी नॉट रूट ओवर 2y अपान जी, तो 1 अपान जी, ट्वाइस का टर्म रहने दो, y मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये बनेगा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर रख दिया, इज इक्वल टू h माइनस वाई दैट इज वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g टेन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो, यहां से भी सारे टर्म्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं कहा था परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह टेन थीटा, थीटा नॉट मैंने क्यों लिख दिया, ये थीटा नॉट नहीं है, दैट इज टेन थीटा है, दैट इज टेन थीटा। मैंने कहा रखा था टेन थीटा इंटू वी नॉट, तो वाई की वैल्यू प्लेस कर दिया और h माइनस वाई को यहाँ पे रखने दिया और वाई की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से रख दिया। ओके ठीक है, अब यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर बनेगा, तो टेन थीटा वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा जी का स्क्वायर, और नीचे आएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा जब आएगा तो ये इसको कट कर देगा और ये बन गया। अब तो समझ गए होगे कि आंसर मिल गया मुझे, वी नॉट के स्क्वायर अपॉन 2g टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये वी नॉट का स्क्वायर इतना है, इसको इधर भेज दो, ये 1 अपॉन 2 इधर आएगा, तो ये है 1 प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 3/2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा इज इक्वल टू h। ओके तो पूछा गया था, ओके यहां पे मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, देखो ये टेन स्क्वायर रूट से निकलेगा तो सिर्फ टेन का बचेगा ना, ये जो टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा इस रूट से तो सिर्फ टेन का बचेगा, ये जो टर्म्स आएगा, मतलब ये टेन थीटा जो आ रहा था ना, ये इसे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया वी स्क्वायर बाई जी। अब मैं क्या करूं कि इस वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉमन है, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉमन है, देखना, और इसको इधर भेज दूं तो बनेगा 1 प्लस, अब वी नॉट स्क्वायर कॉमन अपॉन जी, ये बन गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर जाएगा तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 2 कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू h। अच्छा मैं इसके साथ हटाई देता हूं, दैट इज h। अब देखो यहां से 2 इधर भेज दो तो वी नॉट का स्क्वायर हो गया 2g इंटू एच, ये 2gh, और ये 2 इधर आएगा तो ये बनेगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट h आएगी, तो दिस इज योर आंसर। तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट 2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि ये भी एक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ही क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको देखना है सो दैट कैलमेटिक्स आपका अच्छा हो जाए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप हर जगह देखे होते हैं, तो इसको देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को हम लोग हर जगह देखे ही होते हैं, बट फिर भी देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को मैं 60% की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। There are two parallel straight lines are inclined to the horizontal at angle alpha। दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, और हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा पे। अ पॉइंट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट मिडवे, मतलब एग्जैक्ट बीच से एक पॉइंट को आपने प्रोजेक्ट किया कि अगर ये दूरी सपोज करो x है तो ये भी क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए, और यहां से आपने प्रोजेक्ट किया so that graze one of the line and strike other at right angles। तो यहां से प्रोजेक्ट करने के बाद एक को ग्रेज कर रहा है, ऐसे ग्रेज कर रहा है, और दूसरे पे परपेंडिकुलर टकरा रहा है, ऐसा हो रहा है।
इसको ग्रेस कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर टकरा रहा है। ओके, सो दैट इफ द थीटा इज मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ईदर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ईदर ऑफ द लाइंस, ओके, देन दिस, ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। अच्छा, मतलब नहीं, ये इस तरीके से, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ऐसे बनाओ, एकदम पास बनाओ ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो। और बीच से फेंक रहा हूँ, डायग्राम वही है बट थोड़ा सा डायग्राम बना सकूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इसको ऐसे फेंका, ऐसे यहाँ पे जस्ट ग्रेस कर, नो नहीं, ये कुछ ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से, और ये 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन सब डायग्राम का ही वो है। एक काम करते हैं, पहले हम डायग्राम, एक प्रोजेक्शन एंगल दिखा दें फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ये किस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, और यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस पे 90 पे टकरा है, ये 90 डिग्री होना चाहिए इस तरीके से। और जो दूसरा होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए और इसके पैरेलल होना चाहिए ऐसे। और हालांकि नहीं दिख रहा है बट ठीक है, मैं पहले ही जैसा बना दो क्योंकि डायग्राम नहीं, हमें कैलकुलेशन करना था। तो ये इस तरीके से दिखा दिया ऐसे, और ये 90 डिग्री। हालांकि देखो सब डायग्राम का ही प्रॉब्लम वो है बट उतनी जरूरत नहीं है, तो टेंजेंट है यहाँ पे। और इसमें ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, और कह रहा है कि वेलोसिटी का किसी एक इंक्लाइन के साथ एंगल, चाहे इससे चाहे इससे, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो इस थीटा इस अल्फा में अगर ये रिलेशन होल्ड करता है, तो यहां से निकलने वाला पार्टिकल इस इंक्लाइन को ग्रेस करेगा और इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर टकराएगा। ओके, ठीक है। तो इसके लिए पता है क्या किया, इसको ग्रेस कर रहा है, ग्रेस कर रहा है, दैट मीन्स इसको मैंने अपने मन से एक्स एक्सिस मान लिया। एक बार फिर मैं करूं, हो सकता है किसी और अप्रोच से आप जल्दी सॉल्व कर लें, लेकिन जो पहले दिमाग में आता है वही हमारा अप्रोच होता है सबके लिए। तो मेरे लिए भी वही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा दे और इस लाइन को इसके पैरेलल दिखा दे। अच्छा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेट्स दिस इज यू। अगर ये u है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा और एक बनेगा u sin थीटा। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि जो ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है, तो g का एक ये बनेगा g sin अल्फा और ये बनेगा g cos अल्फा। तो परपेंडिकुलर g cos अल्फा, ये g sin अल्फा। अब मुझे ये बताओ, अगर इस इंक्लाइन को जस्ट टच कर रहा है तो कायदे से ये मैक्सिमम हाइट बन गया। कायदे से इस प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मैक्सिमम हाइट है, ये वाला। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे आएगा? अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और ये दूरी x है, तो दिस लेंथ इज मैक्सिमम हाइट। वो किससे आएगा देखना। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, थीटा है, अच्छा ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या बनेगा? अल्फा। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो ये अगर x है, ये x है, तो ये मैक्सिमम हाइट यही है ना, ये और ये बराबर होगा, ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर होगी। तो अगर ये x है, ये अल्फा है, तो बनेगा x sin अल्फा, x sin अल्फा, दैट मींस x sin अल्फा। तो मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट x sin अल्फा। तो x sin अल्फा, तो x sin अल्फा इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। तो मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया। अब चूंकि इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर टकरा रहा है, तो परपेंडिकुलर टकराने की कंडीशंस क्या होता है ये हम समझ जाए। यहां पे परपेंडिकुलर टकराने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी तो पूरा पूरा परपेंडिकुलर टकरा रहा है, मतलब x की वेलोसिटी 0 करनी है, तो फाइनल x की वेलोसिटी 0 करनी है। ओके ओके ओके, तो मैंने ये निकाल ली x sin अल्फा की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, एक चीज देखना, ये तो कंडीशन इसके लिए है कि जब ये इसको जस्ट ग्रेज करेगा। अभी जब पार्टिकल यहां पे आएगी, अब परपेंडिकुलर टकरा रहा है। अच्छा, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करूं, ग्राउंड फ्रेम की बात,
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, वो तो हमेशा ही रहेगी। अच्छा, अगर ये u है और ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा प्लस अल्फा होगी। ये u है, ये थीटा है, ये अल्फा है, हॉरिजॉन्टल इज u cos थीटा प्लस अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज u cos थीटा प्लस अल्फा। ये आइए, समझ सकते हो, क्योंकि जो थीटा है वो इस इंक्लाइन से एंगल है और अल्फा इस इंक्लाइन को हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो ग्राउंड फ्रेम से जो इस वेलोसिटी का एंगल आएगा दैट इज थीटा प्लस अल्फा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा प्लस अल्फा। ओके, तो जब ये इस पे टक्कर मारेगा तो ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज vy, मतलब यहाँ पे पूरी पूरी वेलोसिटी इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, पूरी पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस अल्फा। अच्छा, मुझे बताना यहाँ पे टक्कर मारते समय क्या नेट वेलोसिटी यही है? यस, क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है तो नेट वेलोसिटी यही है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, vy का cos ऑफ 90 माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू u cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो यहां से vy की वैल्यू हो जाएगी u cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई cos 90 दैट इज sin अल्फा। ये vy बन गया। ओके, अब vy निकालने के लिए मैं इसमें इस इंक्लाइन पे y के डायरेक्शन में u का स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया, u का स्क्वायर प्लस 2s, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2s, तो ये फाइनल वेलोसिटी vy का स्क्वायर, इसके स्क्वायरिंग करेंगे दैट इज vy का स्क्वायर दैट इज u का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई sin स्क्वायर अल्फा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, y में वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस 2g। अच्छा, प्लस लिखेंगे, g कितना लिखेंगे देखना, g डायरेक्शन ऐसे ऐसे दैट इज g cos अल्फा, तो मैं यहां पे लिखूंगा g cos अल्फा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अच्छा, ये ओरिजिन है, यहां पे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर x के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ये और ये बराबर होगा। तो मुझे बताओ, अगर ये भी दूरी x थी, द रीजन ये भी x है ये भी x है, तो अगर ये x है और ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगी, ये भी एंगल अल्फा, तो अगर ये x है ये अल्फा तो ये क्या बनेगा x sin अल्फा, तो ये डिस्प्लेसमेंट x sin अल्फा है, नीचे है इसलिए माइनस, ओरिजिन है नीचे इसलिए माइनस, तो माइनस x sin अल्फा लिखेंगे दैट इज माइनस x sin अल्फा लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x sin अल्फा है ना, इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां पर रखने जा रहा हूं और इससे u स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा u का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू u का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्या कर सकते हैं, तो है cos अल्फा और ये sin अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा और माइनस साइन यहाँ से लगेगा माइनस साइन, ये वाला माइनस और आ गया x की वैल्यू यहाँ से। अच्छा, x sin अल्फा तो सीधे दिख रहा है मुझे, x sin अल्फा की वैल्यू तो ये है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g cos अल्फा। अब देखो तो u स्क्वायर के टर्म क्या कैंसिल आउट होंगे, यस, क्या 2g के टर्म कैंसिल आउट होंगे, यस। अब देखो एक बार यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा फिर इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 cos अल्फा कट जाएगा और ये साइन स्क्वायर अल्फा इधर जाएगा तो होगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चंस में इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैंने क्या किया देखो, अच्छा यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, देखो ये यहीं पे मिस्टेक हो गया था, देखो आंसर आ गया यहाँ पे, बात समझ आ गई। ये 2g से 2g से कट गया, ये प्लस साइन बनेगा, पता है क्यों बनेगा, ये आगे इसके आगे भी माइनस साइन बनेगा, क्योंकि जी कॉस अल्फा नीचे है तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है तो माइनस, तो ये प्लस साइन बन जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। और x की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, तो ये 2g से कट गया, ये इससे कट गया, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैंने इसको इधर भेज दिया और इसको ओपन किया, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। जब इसको मैं इधर भेजूंगा तो अब यहां से हटाओ, तो इससे ये बनेगा कॉस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा साइन अल्फा, ये बन गया। अब इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, तो यहां से जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर ये आ गया √2 साइन थीटा साइन अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए, ये साइन थीटा साइन अल्फा, देखो साइन थीटा साइन अल्फा, इसको इधर भेज दो और इधर भेजोगे तो माइनस को प्लस, तो √2 + 1 बना देगा, आई थिंक √2 + 1 बनाएगा। तो ये कह रहा है, ओके जस्ट ओके, तो इसके बाद मैंने क्या किया सुनना, इसको मैं इधर भेज दूं, अब आंसर आ गया, ये √2 + 1 बनेगा, घबराना मत, √2 - 1 से, इसको इधर भेजो, तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा √2 + 1 साइन थीटा साइन अल्फा, इधर आके बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए इसको कॉस थीटा को इधर भेजा और इसको मैंने इधर भेजा ताकि ये कॉट अल्फा में कन्वर्ट हो जाए, इसको इधर तो बनेगा कॉट अल्फा, देखो साइन अल्फा इधर बनेगा कॉट अल्फा, और इधर जाएगा तो बनेगा कॉस थीटा डिवाइड तो tan थीटा बनेगा, तो कॉट अल्फा इक्वल टू √2 + 1 tan थीटा बनेगा, मतलब कॉट अल्फा इज इक्वल टू बन रहा है √2 + 1 tan थीटा, बट उन्होंने tan थीटा पूछा तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 + 1 इंटू कॉट अल्फा। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी √2 - 1, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो इंटू कॉट, एंड दिस इज आंसर। तो आपने देखा कि एक ठीक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट एक ठीक क्वेश्चन है, तो 60% लेवल मैंने इसीलिए इसको दिया था। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये देखिए, नहीं ये तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, हर जगह दिया गया होता है, सीपी इज अप्रोचिंग, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि ये स्मॉल कैनन, इसको भी मैं 60% के ही लेवल पे रखूंगा। A small cannon A is mounted on the platform which can be rotated, मतलब a small cannon A is mounted on the platform which can be rotated so that the cannon can aim at any point and is adjusted for the maximum range R for the same। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे कैनन है, वो किसी भी मतलब ऐसे घूम के किधर भी प्रोजेक्ट कर सकता है, और मैक्सिमम रेंज कितना है, R के बराबर है। इट कैन थ्रो द सेल ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सोन सर्कल, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इस कैनन के थ्रू घूम के प्रोजेक्ट किया जा सकता है। सडनली अ विंड स्टोक स्टार्ट ब्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर्मल टू द लाइन AB विद स्पीड √2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द सेल। तो सेल की वेलोसिटी अगर V0 है, प्रोजेक्शन का V0 है, तो जो एयर विंड है वो ऐसे चलने लगा, और वो भी किससे चला, √2 टाइम्स ऑफ एयर विंड, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसके √2 टाइम्स से चला। एट व्हाट लिस्ट डिस्टेंस कैन बी सेल लैंड फ्रॉम द पॉइंट बी,
मतलब बी से मिनिमम कितनी दूरी पे गिरेगा, assuming that the velocity of the windstorm is imparted to the sail in addition to its velocity of projection. Also assume that platform is kept stationary while projection the sail. मतलब इसको इस सेल मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अगर मान लो इधर फेंकना है तो ऐसे ही रहने दिया, फेंक दिया, इसको इधर फेंकना है तो ऐसे घुमा के फिर ऐसे करके फेंक दिया गया, ऐसे फेंक दिया गया, अगर इधर फेंकना है तो ऐसे घुमा के ऐसे फेंका गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये विंड नहीं चल रही होती तो इसके थ्रू आप यहां तक फेंक सकते हैं। जब विंड चलना शुरू कर दिया तो बी से मिनिमम कितने दूरी पे ये प्रोजेक्शन हुआ होगा, बी से मिनिमम कितने दूरी पे हुआ होगा। ओके तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, इसमें देखो क्या है कि जो कैनन है ना, कैनन वो मैक्सिमम आर दूरी तक प्रोजेक्ट कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है कि कैनन मैक्सिमम आर दूरी तक प्रोजेक्ट कर सकता है। तो इस आर में और इसकी स्पीड में जो रिलेशन होगा वो होना चाहिए आर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g होगा। मैक्सिमम प्रोजेक्शन वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g वो तब होता है व्हेन प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज 45 डिग्री। तो अगर विंड नहीं चल रही है तुम आर दूरी पे प्रोजेक्ट कर सकते हो तो प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक कैनन है, इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये आर दूरी तक दे रहा है तो एंगल इज 45 डिग्री। ओके अब हवा चलने लगी। अच्छा हवा चलने लगी तो इस हवा के चलने की वजह से किस वेलोसिटी पे असर पड़ेगा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन है तो है, अब क्या करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पार्ट है। अच्छा इसकी वेलोसिटी का असर, इसके वेलोसिटी का असर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी पे पड़ेगा कैनन की वर्टिकल वेलोसिटी पे असर पड़ने वाला नहीं, ये तो क्लियर है क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसे ये किधर भी प्रोजेक्ट करेगा, किधर भी प्रोजेक्ट करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी पे विंड का असर तो नहीं पड़ेगा। ओके तो ठीक है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पर असर नहीं पड़ेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2v0 sin 45 डिग्री एंड डिवाइड बाई जी, इसे से t की वैल्यू आएगी v0 बाई √2 इंटू v0 √2 अपॉन जी, ये आ जाएगा। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज है इतना। अच्छा इसके दो मेथड है, और पहला मेथड इजी है, डिफिकल्ट है, सेकंड मेथड बहुत इजी है। तो इजी मेथड पहले बता देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। देखो सबसे पहला मेथड है इजी मेथड, उसके बाद बेसिक मेथड जाएंगे। मुझे ये बताओ कि हवा की वजह से क्या असर पड़ रहा है। हवा की वजह से असर एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे हवा का असर पड़ रहा है। अब इस प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे मैं फेंकूं ताकि इस बी से कम दूरी पे हो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कितनी दूरी फेंकूं ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मुझे ये बताना थोड़ा सा, अब इस बी की तरफ तो तुम सीधे फेंक नहीं सकते हो, अगर बी की तरफ फेंकोगे तो हवा धक्का मार के दूर कर देगी, तो थोड़ा सा इस वर्टिकल लाइन से एक एंगल पे तुम्हें फेंकना होगा ऐसे, तो तुम किसी एंगल में फेंकोगे ऐसे। लेट्स दिस एंगल इज अल्फा, प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो उसकी नेट स्पीड v0/√2 ही रहेगी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि वर्टिकल स्पीड इस पार्टिकल के दो स्पीड है, एक तो ये दैट इज v0/√2 क्योंकि 45 डिग्री है, और एक v0/√2 मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर v0/√2 है और हॉरिजॉन्टल v0/√2 है, ठीक है, वर्टिकल तो चेंज नहीं होगी। तो तुम्हें करना क्या होगा कि कैनन को कुछ इस वर्टिकल लाइन से ऐसे करके प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला तो v0/√2 ही बनेगा, वर्टिकल वाला अलग से v0/√2 आ जाएगा। ओके तो 60 के इसको तुम 70% तक के लेवल पे ले जा सकते हो, हाँ सही में है। अब हवा का झटका इस पे लगा, कितने का, v0/√2 का। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो पार्टिकल्स यहां पे, ये पार्टिकल इधर कहां टकरा रहा है वो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, है तो है। एक काम करते हैं,
मान लो ऐसे प्रोजेक्ट करने के बाद पार्टिकल कहीं इधर टकराया, इधर कहीं टकराया, ऐसे टक्कर मारा, फेंको ऐसे, ऐसे गिर रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ। x कोऑर्डिनेट आएगा x डायरेक्शन की वेलोसिटी v0/√2 माइनस इस v0/√2 का ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा v0/√2 साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो चेंज नहीं हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही रहा v0/√2 अपान g। अच्छा, इसमें से मैंने v0 का टर्म, v0/√2 का टर्म कॉमन निकाल लिया। v0/√2 का टर्म अगर मैं कॉमन निकाल लूं v0/√2 का, तो ये बनना चाहिए 1 माइनस, अब v0/√2 निकालोगे यहां से तो v0 बाहर, √2 बाहर, तो साइन अल्फा/2 बनेगा, और v0/√2 तो v0 का स्क्वायर 2/g बनेगा। नहीं, मैं चाह रहा था ना ये रेंज निकालना, v0²/2g निकालना चाह रहा था। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। अब थोड़ा सा ये पार्ट डिफिकल्ट है, अभी मेथड 1 बता रहा हूं, दैट इज द इजियर अप्रोच, इजियर नहीं बेसिक अप्रोच, तो डिफिकल्ट है। अब मैंने क्या किया, यहां से v0 के टर्म्स को बाहर निकाल लो, हर जगह ना √2 दिख रहा है, पता है, तो मैं वो नहीं चाह रहा था। v0 के टर्म यहां से बाहर निकालो, तो x बराबर बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, √2 माइनस v0 बाहर 1/√2 इंटू साइन अल्फा, v0 का स्क्वायर, सुनना, v0 का स्क्वायर √2/g, √2/g। और एक और चीज इधर आता है, v0²/2g। अच्छा नहीं, रेंज का फॉर्मूला पता है कितना होता है, ये होता है v0²/g होता है ना मैक्सिमम, और r बराबर u² sin 2/g, तो मैक्सिमम रेंज है g²/g, थीटा 45 डिग्री पे। तो v0²/g जगह मैं r लिख सकता हूँ, तो इसके जगह पे अगर मैं r लिख दूं, √2 इधर भेज दूं, x इक्वल टू बनेगा 2 माइनस साइन अल्फा इनटू √2 इधर भेज दिया, v0²/g इज नथिंग बट r। हिम्मत रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। y के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूँ, तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v0/√2 का cos अल्फा है, तो आप लिखेंगे v0/√2 cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन अनचेंज रहा, v0√2/g उठा के प्लेस करेंगे, तो v0√2/g, तो √2 कट गया, v0 का स्क्वायर, v0²/g एंड v0²/g, v0²/g इज नथिंग बट r, ये बन जाएगा आपका r cos अल्फा, ये बन जाएगा। मतलब हमने x और y कोऑर्डिनेट निकाल ली जहां पे पार्टिकल लैंड कर रहा है, तो अगर ये x और y कोऑर्डिनेट है, तो ये जो पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0, r होगा पॉइंट B का कोऑर्डिनेट, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये x, y है। तो मैं पूछूं इसके बीच की दूरी कितनी होगी, जिसको मिनिमाइज करना, इसके बीच की दूरी, अगर इसकी बीच की दूरी r है, तो r क्या बनेगा, r का स्क्वायर बनेगा, x - 0 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, बनेगा 2 माइनस साइन अल्फा इंटू r का स्क्वायर, प्लस y - r का होल स्क्वायर, तो y ये है, तो r cos अल्फा माइनस r का होल स्क्वायर। अब यहां से r का स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा आपका r का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा -1, ये बनेगा। ओके, अब मैंने क्या किया, ये r अल्फा का फंक्शन है, देखो r अल्फा का फंक्शन है, तो इस r को मिनिमाइज करना है, तो dr अपार डी अल्फा को 0 करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, अल्फा के रिस्पेक्ट में 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो r के स्क्वायर का टर्म इधर 0 बन जाएगा, और इसका डिफरेंस आएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस साइन अल्फा, 2 माइनस साइन अल्फा, अब फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा, बनेगा माइनस कॉस अल्फा, प्लस ये तो यही रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा -1, और कॉस इसका डिफरेंस बनेगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस माइनस साइन अल्फा, तो ये साइन माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा।
अब देखो इसमें से क्या क्या कट रहा है। इसमें को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, कॉस अल्फा का टर्म देखो, कॉस अल्फा का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस साइन, ये पूरे वैल्यूज को इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इस पूरे को मैंने उधर भेज दिया और इस टर्म को इधर रहने दिया, तो और ये माइनस साइन इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा माइनस 2, माइनस साइन इधर भेज दिया। अभी 2 के टर्म भी से कैंसिल आउट हो गए, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा ये बन गया ना कॉस स्क्वायर, आई थिंक माइनस साइन क्यू अल्फा, क्यू अल्फा साइन अल्फा माइनस 2, चेक करो तो देखो हमने फिर एक अच्छा क्वेश्चन उसमें मिस्टेक कर डाली है, पता है ये मिस्टेक हुआ है, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा, और इसमें से y माइनस आर होल स्क्वायर, तो इसमें से r घटाओगे ना तो ये स्क्वायर इसके ऊपर बनेगा ना, यहां थोड़ी बनेगा, ये तो कॉस अल्फा ही रहेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ r को, r कॉमन है, अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा देखो r का स्क्वायर हट जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 2 माइनस साइन अल्फा इंटू अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा 2 का 0, माइनस का टर्म बाहर आएगा और साइन का बनेगा कॉस अल्फा, प्लस ये बनेगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा माइनस 1 और फिर कॉस अल्फा डिफरेंस दैट इज साइन अल्फा, माइनस साइन यहां पर जाएगा, माइनस बन गया। अब एक चीज देखो, इसको सिंप्लीफाई मुझे करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो मैंने क्या किया कि इसको अलग अलग कर लो, अभी इसको अलग अलग कर लो, तो ये आएगा आपका 2 का टर्म, तो यहां से 0 पे हट जाएगा, और जीरो इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये माइनस साइन बचा रहेगा ना, तो माइनस साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बनेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और साइन अल्फा बन जाएगा, ये प्लस साइन अल्फा बन जाएगा। अच्छा एक चीज देखो तो, एवरीथिंग इज ओके, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और अब इसका आंसर आ गया, इससे आएगा साइन अल्फा इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, दैट मीन्स टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब मुझे ये मिल गया कि एक्चुअल में इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पे प्रोजेक्शन रखना चाहिए ताकि इस y से दूरी मिनिमम हो, और वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए दिस वन। अब r निकालना है तो r तो यही है ना, अब इसमें आपको वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी टेन अल्फा से, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू प्लेस कर लेते हैं ना, तो ये आना चाहिए हमारा कितना, इससे साइन अल्फा निकालो, तो अगर मैं ट्रायंगल के हेल्प में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो यहां से टेन अल्फा इज 2/1, ये बनेगा √5, तो यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की उठा के, जैसे उठा के आप वैल्यू प्लेस करेंगे ना, आर की वैल्यू आती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद, दिस वन इज ये बताता हूँ फाइनल आंसर। ओके, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है r√5 - 1, तो आंसर इज दिस वन। तो आपने देखा कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसको 70% तक ले जा सकते हो आराम से जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्या किया आपको समझ में आएगा मेथड 1 के अंदर। मेथड 2 बताता हूँ क्या है। मेथड 2 के लिए मैंने क्या किया, मेथड 2 के लिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, और मुझे बताओ कि क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पे असर तो पड़ा नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो असर पड़ा नहीं, तो एयर की वजह से एयर एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर एयर ऐसे चल रहा है √2 स्पीड से, तो एयर की वजह से जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा
वो √2 v0 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा था v0 √2/g, तो v0 √2/g मल्टीप्लाई करो, तो v0 √2/g था। इससे क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ v0² भी, दैट इज r। इसका मतलब कि एयर जो है वो ट्वाइस r डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं पर भी गिरेगा, कहीं पर भी गिरेगा, एयर 2r डिस्टेंस x में डिस्प्लेसमेंट दे दे। एयर की वेलोसिटी की वजह से x में कितने मूवमेंट आएंगे? √2r के बराबर आएगा। मतलब ये है कि अगर इस पार्टिकल को तुम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो x में जितना दूरी तय करेगा, एयर 2r डिस्टेंस और इधर धक्का मार देगा, और इधर धक्का मार देगा, मतलब उसको 2r ही डिस्टेंस धक्का मारना है। तो मैंने कहा कि अगर ये ओरिजिन है और ये यहाँ पे y है, ये b पॉइंट, तो यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ऐड किया, वेक्टर एडिशन, दैट इज 2r। एयर का धक्का 2r आएगा, एयर का धक्का 2r आएगा, तो एयर ने यहाँ पे कर दिया। अब आपको प्रोजेक्ट ऐसे करना है ताकि इससे दूरी कम हो, और वो आप और जो आपका आएगा वो रेंज कैपिटल आएगा। दैट मीन्स उस r को आप इस वाले पॉइंट पे ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, वो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे था कैनन को एग्जैक्टली ऐसे करके फेंकते, ऐसे करके फेंकते, तो हवा धक्का 2r इधर मानता और उसकी वजह से ऐसे लगता r, तो सिर्फ इतना ही दूरी वो आगे की ओर शिफ्ट करता, वो आगे की ओर शिफ्ट करता। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कैनन को 2r डिस्टेंस शिफ्ट करना है। अब वेक्टर एडिशन करने का देखना, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर एडिशन, ये 2r डिस्टेंस है और आपको इस पे एक वेक्टर ऐड करना है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए r के बराबर, क्योंकि r के बराबर अब आप आगे प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो अगर यहां से आप एक पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, r दूरी सपोज करो इधर किया, तो आप यहां पे गिरा, तो ये दूरी कितना होगी? तो इस ओरिजिन से कितना दूरी इधर होगा? अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया होता, बात सुनना 2 मिनट के लिए, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, किसी को भी पहले लोगे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को पहले लोगे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैंने कहा कि यहां से अगर आपने इधर फेंका कैनन से, तो कैनन ने r दूर इधर किया, हवा ने धक्का मारा 2r, तो आ गया यहीं पे ना। तो मैं ऐसे ऐड करूं, r ऐड करूं इसमें, और उसके बाद इसमें मैं 2r ऐड करूं, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना, मतलब यहां पहुंच गया तो थे यहां पे। या मैं दूसरा काम करूं कि इसी में मैं 2r ऐसे ऐड करूं और उस पे r मैं ऐसे ऐड कर दूं, तो आ गया इतना। तो ये तो वही रहा। इसका मतलब कि r में तुम 2r ऐड करो या 2r में r ऐड करो, बात एक ही है, वेक्टर सम है, वेक्टर सम a प्लस b बराबर b प्लस a होल्ड करता है। तो वही चीज मैं यहां भी कह रहा हूं कि एक काम करते हैं, सबसे पहले एयर को करते हैं तुम धक्का दो 2r। अब इस वाले में मैं r ऐड करूंगा, क्योंकि एयर का डिस्प्लेसमेंट x का प्लस वो पार्टिकल ने कितना उस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट लिया है, दोनों का वेक्टर सम रिजल्टेंट बताएगा। तो अगर r दूरी इसमें ऐड कर रहा है तो r दूरी इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी। दैट मींस कायदे से वो r दूरी का एक सर्कल होगा, ऐसे एक सर्कल होगा। इस सर्कल पे इधर भी किसी भी एंगल पे जाके ऐड कर सकते हो। सपोज करो किसी ने यहां पे ऐड किया, तो ये पार्टिकल यहां गिरेगा, मतलब अगर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया होता तो हवा का धक्का लगने के बाद यहां गिरता, ऐसे प्रोजेक्ट करने के बाद यहां गिरता, तो इससे डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मिनिमम कहां होगा? मिनिमम वहां होगा अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो ये भी तो दूरी r होगी। तो जब ये यहां पे गिरा होगा तो ये दूरी सबसे कम होगी। इसके अलावा अगर वो इधर गिरता तो ये दूरी क्या होती? ज्यादा होती। तो दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। कोई पूछे r मिनिमम कितना आएगा, ये दूरी, अगर ये 2r है, ये भी तो r है, तो फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी? 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अंडर रूट 5r, ये बना। अगर ये रूट 5r है और ये r है, तो ये दूरी कितनी होगी? द r minimum is nothing but root 5r minus r. The answer is root 5 minus 1 into, and this was your answer. ये आंसर है। तो देखा आपने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया गया। कोई पूछता है कि प्रोजेक्शन एंगल क्या होना चाहिए, कितने एंगल प्रोजेक्ट किए होंगे, ठीक है, इसके ऊपर एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट प्रोजेक्शन एंगल यही तो है, एंड दिस एंगल इज अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा से हमने ये वाला एंगल निकाला था, वर्टिकल से एंगल निकाला था अल्फा। तो यहाँ पे वर्टिकल से एंगल अगर निकालोगे, वर्टिकल से एंगल, तो ये लाइन प्रोजेक्शन का था, ये वाला प्रोजेक्शन का था,
ऐसे प्रोजेक्ट किया तो गिरा है यहाँ पे। जब एक्चुअली में तुमने ग्राउंड फ्रेम में ऐसे प्रोजेक्ट किया होगा, हवा का धक्का लगने के बाद वो यहाँ पे गिरा होगा ऐसे। तो ग्राउंड फ्रेम में वो ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा ग्राउंड फ्रेम। 1 सेकेंड, नहीं, ये जो प्रोजेक्शन है वो एयर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ये 2r है और जब ऐसे फेंका तो एयर के रिस्पेक्ट में फेंका ना, तभी तो दोनों का वेक्टर सम ऐड हो रहा है। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल क्या आएगा अल्फा, दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो इस ट्रायंगल में मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा इज नथिंग बट दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो 2r अपॉन r, देन व्हाट इज अल्फा, तो tan अल्फा इज 2। इसका मतलब प्रोजेक्शन एंगल tan इनवर्स 2 होना चाहिए, जो कि हमने उधर से निकाला था। तो आपने देखा दिस इज द सेकंड मेथड। ओके, कल की क्लास में, कल लास्ट लेक्चर होगा कैनेमेटिक्स का, जितने भी क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ वो तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, और ये एक्चुअल प्रिपरेशन है एडवांस का। थैंक यू।